इमेजिन करो कि अगर स्कूल में दो इंट्रोवर्ट्स एक दूसरे से प्यार कर बैठे तो ये एनीमे जितनी ही ज्यादा फनी है उससे अच्छी तो इसकी स्टोरी लाइन है। एवरेज राजस्थानी कपल्स की तरह राइतो और आयरन साथ में स्कूल जाते हैं और आज उनके स्कूल का पहला दिन है। हमें ये राइटो दिखाया जाता है जो कि शांत बच्चा है लेकिन उसका कद बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिस वजह से बाकी के स्टूडेंट्स उससे डरते हैं, इवन कि उसके पास आने की कोशिश भी नहीं करते, जिस वजह से उसके मिडिल स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन अब वो पूरा ठान लेता है कि हाई स्कूल में वो कोई ना कोई दोस्त तो बना कर रहेगा, इसलिए वो अपने बगल में बैठी थी लड़की से बात करने की कोशिश करता है। वो किताब में उसका नाम पढ़ लेता है जो कि असल में आयरन था। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की हर बार उसे इग्नोर कर देती है। पूरे दिन भर वो कुछ न कुछ बोलता ही जा रहा था बट वो लड़की उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। क्लास खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि राइतो जो अपने घर जा रहा होता है वो जाते वक्त आयरन को गुड बाय कहता है। जैसे ही वो आगे मुड़ता है उसे कुछ आवाज सुनाई देती है पर वो बहुत ही ज्यादा कम थी। उसे लगता है कि शायद उसी के कान बज रहे होंगे और वो उस जगह से चले जाता है। अगले दिन राइतो नोटिस करता है कि आयरन उससे थोड़ा सा दूर बैठी हुई है और शायद जानबूझकर। उसी वक्त आयरन का इरेजर राइतो के डेस्क के नीचे गिर जाता है। अब जिस पर कि राइतो उसकी मदद करता है लेकिन आयरन से थैंक्स भी नहीं करते। पीरियड खत्म हो जाने के बाद हम आयरन को देखते हैं। वो राइतो के नजदीक आकर उससे कुछ कहना जा रही थी। अगर आयरन राइतो के कान में भी घुस जाती तब भी वो आवाज उसके कान तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन बड़ी मेहनत के बाद राइतो को मालूम पड़ जाता है कि वो क्या कहना चाह रही है। असल में वो उसके पास अगले पीरियड वाली किताब नहीं है, इसलिए वो राइतो के बगल में बैठना चाहती थी। वो दोनों इस पीरियड में साथ में बुक को शेयर करते हैं और इसके बाद लंच भी साथ में करते हैं। राइतो आयरन का टिफिन बॉक्स देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि क्या वो सच में से खा लेगी। मतलब सच में उसका साइज इतना ज्यादा छोटा है और वो एक बड़े आदमी के जितना खाना खाती है, पर वो खाना जा कहाँ रहा है। इसके बाद वो दोनों साथ में गेमिंग जोन जाकर जहाँ पे की आयरन गाना गा रही होती है। राइतो उसकी आवाज को थोड़ा सा भी नहीं सुन पा रहा था लेकिन वो तभी भी उसे चीयर्स करता है। उस दिन साथ में बिताने के बाद अगले दिन जब आयरन क्लास में आती है तो राइतो उसे गुड मॉर्निंग करता है लेकिन वो उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे कि कल कुछ हुआ ही नहीं। उस चीज पर राइतो को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपनी डेस्क तो आयरन के डेस्क पर चिपका देता है और कहता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है। आयरन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहते हैं कि मुझे लोगों के ज्यादा क्लोज रहने का शौक नहीं है क्योंकि इससे मैं उन्हें डिस्टर्ब करती हूँ और वो मुझे हमेशा अकेला छोड़कर चले जाते हैं। राइतो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ और मुझे तुम्हारा क्लोज होना कभी भी परेशान नहीं करेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आयरन उसके गले लग जाती है। वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो बन चुके थे लेकिन अभी भी परेशानी राइतो के लिए बहुत बड़ी थी। वो आयरन की किसी भी आवाज को नहीं सुन पा रहा था और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लिप्स रीडिंग बुक पर साइन लैंग्वेज सीखने लगता है। और इसके बाद जब वो अगले दिन आयरन के ऊपर इस चीज को टेस्ट करने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाता है। वो इस जगह में फिजिकल टच से लेकर सारे तरीकों को अपना देता है लेकिन उनमें से कोई भी चीज काम नहीं आती। अब जब वो दोनों साथ में मिलकर स्कूल से घर जा ही रहे थे, राइतो नोटिस करता है कि वो दूर खड़े हुए लोगों की आवाजों को भी सुन पा रहा है, शायद आयरन के वजह से। इतने भी समय गुजारने के बाद वो कम से कम आवाज को भी थोड़ा बहुत सुनने लगा है। उसी वक्त आयरन की नजर पास पड़ी हुई वेंडिंग मशीन के ऊपर जाती है जिस पर के सॉफ्ट आइस पड़े हुए थे। राइतो उससे कहता है कि तुम इसे ट्राई करना चाहती हो। आयरन हाँ में जवाब दे दिया। अब इसके बाद राइतो उसके लिए एक सॉफ्ट आई को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है हर बार। लेकिन जब आयरन ट्राई करती है तो वो पहली बार में उस टॉय को निकाल लेती है। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जितने बार उसने ट्राई करा था हर बार वो उन सॉफ्ट टॉयज को जीत जाती है, जिस वजह से उसके पास काफी सारे हो चुके थे। वो सारे के सारे टॉयज को राइतो को दे देती है क्योंकि वो कितनी कोशिश कर रहा था उसे निकालने की बट नहीं हासिल कर पाया। राइतो उससे कहता है कि मैं इतने सारे सॉफ्ट टॉयज का क्या करूंगा, एटलीस्ट तुम एक तो रख लो। अगले सीन में हम राइतो को देखते हैं। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बहन उसे इन्फॉर्म करती है कि तुम्हें पता है मम्मी ने मुझे बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है। उसी वक्त उसे अपने भाई के हाथ में इतने सारे सॉफ्ट टॉयज देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे एक मांगने लगती है लेकिन राइतो साफ बना कर देता है और अपनी रूम में चले जाता है ये कहते हुए कि ये उसे किसी फेवरेट बंदे ने गिफ्ट करा है। रात को सोते वक्त वो उन सारे के सारे सॉफ्ट टॉयज को अपने बेड के पास रख देता है। अगले दिन स्कूल में लंच के टाइम पर जब वो दोनों साथ में लंच खा रहे होते हैं, आयरन नोटिस करती है कि राइतो बाहर से खाना लेकर आया है कि उसकी मॉम घर से बाहर गई हुई है, इसलिए आयरन अपना पूरा लंच उसे खिला देती है।
अगले दिन राइडो जब स्कूल में आता है तो वो नोटिस करता है कि आयरन काफी ज्यादा थकी हुई है और उसे क्लास के बीच में भी नींद आ रही होती है। वो उससे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो टीचर तुम्हें डांटेंगे, जिस वजह से आयरन पूरी क्लास में आंखें खोलकर सो रही होती है और पीरियड खत्म होने के बाद काफी ज्यादा थक जाती है। राइडो अपना लंच खाने के लिए जा ही रहा होता है, उसी वक्त आयरन उसे रोक देती है और यहाँ पर रिवील होता है कि वो सुबह जल्दी उठ हमारे भाई के लिए टिफिन तैयार कर रही थी और शायद इसी वजह से उसे इतनी ज्यादा नींद आ रही है। राइडो उस लंच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है, लेकिन इसके बाद आयरन उसी के ऊपर सो जाती है। हम देखते हैं कि एक बंदी उन दोनों को देख रही होती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। तो उसी तरफ हम राइडो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था जिंदगी में पहले बार एक इतना अच्छा और प्यारा दोस्त बनाकर। उसने सोचा नहीं था कि वो दोनों कभी फ्रेंड्स बन पाएंगे। उसने वाकई में बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करा, लेकिन एटलीस्ट एंड में सब कुछ सही रहा। एक दिन आयरन जब क्लास में पहुंचती है तो उसकी हालत को देखकर राइडो को लगता है कि वो शायद रास्ते में किसी से लड़ाई करते हुए आई है, कहीं ये गैंगस्टर्स की लीडर तो नहीं। आयरन उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसकी आंख में कुछ चले गया है और इसी के वजह से मैं रास्ते में काफी बार टकरा थी, क्या तुम देख सकते हो। राइडो अपनी जेब से उसे एक आई ड्रॉप निकाल कर देता है, लेकिन आयरन अपनी आंख में डालने के बदले अपने पूरे चेहरे पर उसे गिरा देती है, जिसपे कि राइडो उसकी मदद करता है। हमेशा की तरह वो लंच खाने के लिए अपनी सीक्रेट जगह में जाता है, जहाँ आयरन उसे अपना टेस्ट करने के लिए कहती है और इसके बाद वो अपना पूरा टिफिन उसके मुंह पर डाल देती है, जिस वजह से उसकी आंख में कुछ चले जाता है। आयरन उसकी मदद कर रही होती है उस आई ड्रॉप को डालने के लिए, लेकिन वो पिछले बार की तरह ही उस सारी दवाई उसके चेहरे पे डाल देती है। उसी वक्त राइडो महसूस करता है कि कोई उनको देख रहा है। इवन कि जब वो क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं उस वक्त भी उसे ऐसे ही महसूस होता है। उसे नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसा करा है जिसे कोई उसे बदला लेना चाहता है और इसलिए वो उसे फॉलो कर रहा है। हाँ, ये बात सच है कि एक बार मैंने बचपन में अपनी बहन की चॉकलेट खा ली थी, लेकिन वो बचपन की बात है। अगले दिन इस बारे में राइडो आयरन को बताता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। राइडो उसे हक कर लेती है। उसी वक्त फिर से राइडो को वो चीज महसूस होने लगती है। इस बार वो सीधा डायरेक्ट क्लासरूम का दरवाजा खोलकर जब बाहर दिखता है तो वहाँ पर 7 फुट का बंदा खड़ा था और असल में वो लड़की उससे भी काफी ज्यादा लंबी थी हाइट में, जिसे देखकर राइडो की तो फट जाती है। लेकिन उसी वक्त वो लड़की आयरन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इमोशनल भी। इस जगह में रिवील होता है कि वो आयरन की दोस्त है बचपन की। हाँ, माना कि उनका साइज अलग अलग है और वो दोनों के दोनों अलग अलग क्लास में भी पढ़ते हैं। वो नहीं चाहती कि कोई भी बंदा आकर आयरन को परेशान करे, इसलिए उसे राइडो के ऊपर शक हो रहा होता है। वो आयरन से कहती है कि तुमने ऐसा खतरनाक बंदा अपना दोस्त कैसे बना लिया। तुम्हें मालूम भी है अगर ये हमारी छोटी सी आयरन को हर्ट करेगा तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, जिस वजह से राइडो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। आयरन से चीयर अप करने लगती है, ये कहते हुए कि तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं दिखते। वो यहाँ पर अपनी दोस्त, उसकी दोस्त का नाम आशिरा है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राइडो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन आशिरा उस जगह से चले जाती है ये कहते हुए कि राइडो को तो मैं देख लूंगी और मैं उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखूंगी। इसके बाद वो 24 घंटे फिर से राइडो को फॉलो करने लगती है और छुप छुप के उसके ऊपर नजर रखने लगती है, इवन कि बाथरूम में भी। अगले दिन जब राइडो क्लास में पहुंचता है तो वो आयरन को देखता है जिसने की मास्क पहना हुआ था, क्योंकि उसे फ्लू हो रखा था और इस वजह से वो राइडो के नजदीक जाकर उससे बात भी नहीं कर पा रही थी। आयरन को उस जगह में गड़बड़ी महसूस हो रही होती है क्योंकि राइडो ने अपनी पैंट की जिप लगाना भूल गया था। वो उस जगह में हर चीज से उसे बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन राइडो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। राइडो को लगता है कि शायद आज आयरन कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। क्लासरूम में जो मैथ्स वाले टीचर राइडो को क्वेश्चन लिखने के लिए आगे बुला ही रहे होते, उसी वक्त आयरन हाथ खड़ा करके आगे आ जाती और राइडो को बचाने के लिए खुद ही उस आंसर को लिख देती है। आर्ट वाली क्लास में भी वो पूरी कोशिश कर रही होती है राइडो को बचाने की। फाइनली राइडो लंच के टाइम पर वॉशरूम जाता है, जिसे देखकर आयरन को लगता है कि इस पार्ट तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब वो बाहर आता है तो असल में सिर्फ वो वहाँ पर अपने हाथ धोने दे रहा था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। स्कूल से घर जाने वक्त भी आयरन उसके आगे खड़े होकर उसे बचा रही होती है। रास्ते में उन्हें शॉप का एक मिरर भी दिखाई देता है, लेकिन राइडो उसमें भी अपने आप को नहीं देख पाता और उसे लगता है कि शायद आयरन ऐसा इसलिए बिहेव कर रही है क्योंकि उसने नया हेयर कट कटाया है ना। उसकी ऐसी
बातों को सुनकर आयरन रोड में बेहोश हो जाती है। राइडर जब अपने घर पहुंचता है, उसकी बहन जैसे उसकी तरफ देखती है, उससे कहती है कि तुम कितने बदतमीज हो, मैं मालूम भी है तुम्हारी पैंट की जिप खुली हुई है। जब वो ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और उससे रियलाइज होता है कि आयरन ने उसका पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी वाला कच्चा देख दिया, इवन कि वो उसे पूरे टाइम ये चीज बता रही थी और वो बेवकूफ ये रियलाइज ही नहीं कर पाया। अगले दिन आशिरा जब आयरन की क्लास में पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि वो अकेले बैठी हुई है क्योंकि राइडो एब्सेंट है। आशिरा सोच रही होती है कि वो भी क्या टाइम था जब मैं आयरन के साथ अकेले बैठा करती थी उसके बगल में, लेकिन एक मिनट, वो अभी तक घर क्यों नहीं गई? कहीं वो बारिश के रुकने का इंतजार कर रही है और शायद उसके पास अम्ब्रेला नहीं होगा। इसकी बात वो अपने ही अम्ब्रेला आयरन की तरफ फेंकती है, लेकिन आयरन को लगता है कि वो कोई बॉम्ब है और वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। आशिरा एक बार फिर से आयरन की डेस्क में वो अम्ब्रेला रख देती है। अब जब ये बात आयरन को पता चलती है तो उसे लगता है कि शायद इस अम्ब्रेला के साथ ही कुछ न कुछ कर पड़ा है और अब उसे उससे डर लगने लगता है। तभी उसकी नजर आशिरा के ऊपर जाती है जो कि छुप कर उसे देख रही थी। जब ये बात आशिरा को मालूम पड़ती है कि आयरन ने उसे देख चुका है तो वो उस जगह से भागने लगती है छत की तरफ। उसी वक्त उस जगह में आयरन भी पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे मालूम पड़ चुका है। अगले सीन में हम उन दोनों को घर जाते वक्त देखते हैं साथ में। आयरन ने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था, लेकिन आशिरा की हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी थी और जब आशिरा अम्ब्रेला पकड़ती है तो वो सारा पानी आयरन के ऊपर गिरने लगता है और वो दोनों के दोनों ही भीग जाते हैं इस चक्कर में, किस वजह से आयरन को ठंड लग जाती है। आशिरा उसे अपनी स्वेटर दे देती है जिस पर कि आयरन उसके पास आकर उसे थैंक्स करते हैं और कहती है कि तुम्हारी जैसी दोस्त शायद मुझे पूरी जिंदगी भर नहीं मिलेगी। उस बात से आशिरा काफी ज्यादा खुश होती है और शर्माते हुए उस जगह से चले जाती है। अगले दिन स्कूल में जब राइटो आता है वो अपने बालों को देख रहा होता है जो कि कुछ ज्यादा ही बड़े हो चुके हैं, शायद उसे एक नए हेयर कट की जरूरत है। उसी वक्त जब आयरन अंदर आती है तो उसके बाल पूरे खड़े हो रखे थे। राइडो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो? अब ये मत बोलना कि तुमने बिजली के तार में पैर रख दिया था और इसी वजह से तुम्हारे बाल खड़े हो रखे हैं। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कहीं आयरन ने किसी छपरी बैंड को ज्वाइन तो नहीं कर लिया। हरकतें भी उसकी कुछ ऐसी लग रही थी। वो आयरन को उस जगह में रोकता है इससे पहले कि उसकी मुंडी टूट जाती। वो उससे कहता है मुझे तो नहीं मालूम कि तुम्हारे बालों की ऐसी हालत कैसे हुई, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इसके बाद में वो कंघी और पानी से उसके बालों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उस जगह में गोकू बन जाती है। राइडो वो लगता है कि अब इसके बालों का कुछ नहीं हो सकता और अब मुझे इसे तगला करना होगा। उसी वक्त जैसे ही वो अलमारी खोलता है तो उसके अंदर से आशिरा बाहर निकलती है जो कि उन दोनों के ऊपर ही नजर रख रही थी। आशिरा उस जगह में भागने लगती है। उसी वक्त राइडो उसे रोक देता है क्योंकि उसे मदद चाहिए भी उसकी आयरन के बाल नीचे करने के लिए। आशिरा तैयार हो जाती है क्योंकि उसे भी मालूम था कि इसके अलावा उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो हर बार की तरह आयरन के बाल नीचे करने के लिए अपने सारे हेयर एक्सेसरीज को बाहर निकाल देती है, जिसे देखकर राइडो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर स्ट्रेटनर और ड्रायर जेब में लेकर कौन घूमता है। उसे लगा नहीं था कि आशिरा उसके बालों को ठीक कर पाएगी, कहीं उधर उसने उसकी हेयर स्टाइल बिगाड़ दी तो। लेकिन एंड में उतना सब कुछ सही है। इसके बाद आशिरा उस जगह में राइडो को भी हेयर कट देने के लिए कहती है। राइडो तैयार हो जाता है क्योंकि इस वजह से वो सैलून के हेयर कट के पैसे बचा सकता है। लेकिन जैसे वो चेयर पे बैठता है उसे एहसास होता है कि शायद से आशिरा बदला लेने के लिए कहीं अगर उसने उसे टकला कर दिया तो। लेकिन आशिरा ऐसा नहीं करती है और वो राइडो से कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आयरन के लिए करा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें बेकार हेयर कट में देख कर रोए। लंच भी वो तीनों के तीनों साथ में करते हैं। राइट उस जगह में सोच रहा होता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आयरन क्लास में अपनी मुंडी क्यों हिला रही थी बार बार। लंच के बाद वाले पीरियड में आयरन फिर से वही करने लगती है, जैसे देखकर राइडो को मालूम पड़ता है कि उसकी डेस्क के आगे जो लड़के बैठे हुए हैं उनकी हाइट की वजह से आयरन को दिखाई नहीं देता बोर्ड में लिखा हुआ, और वो तब से इसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। राइडो उस जगह में डेस्क के ऊपर डेस्क रखकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन को ऊंचाई से डर लग रहा होता है। इसके बाद वो उसे अपने कंधे में बैठाने की भी कोशिश करता है, इवन की मिरर से भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता। एट द एंड में आयरन को सीट चेंज करने का ही रास्ता बचा हुआ था, यानी कि आयरन एक हफ्ते बाद से फ्रंट वाली बेंचेस में बैठेगी, यानी कि आयरन और राइडो दोनों साथ में नहीं बैठ सकते, इसलिए वो दोनों के दोनों इस हफ्ते को साथ में बिताने के लिए स्कूल के एक्स्ट्रा क्लासेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर की दोनों बेसबॉल भी
भी खेलते हैं और उसके बाद कुकिंग क्लासेस भी करते हैं। वो दोनों जब साथ में मिलकर लंच खाए रहे होते हैं उसी वक्त आयरन उससे कुछ कहना चाहती थी तो राइडो उससे पूछता है कि कहो। आयरन बताती है कि उसे भी एक यूट्यूबर बनना है। इस बात पर राइडो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या कंटेंट है, तुम बनाना क्या चाहते हो। तो आयरन उस जगह में उसे अपने डांस मूव्स दिखाने लगती है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा बेकार थे, लेकिन राइडो उस जगह में उसे चीयर अप करता है और उसे ज्वाइन करता है। वो दोनों के दोनों साथ में बड़ा यूट्यूबर बनने के सपने देखने लगता है, लेकिन काफी दिनों तक डांस सीखने के बाद वो अपनी वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करते रहा और पूरा एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी उनके उस वीडियो में एक भी व्यूज नहीं आते, जिस पर राइडो काफी ज्यादा डिमोटिवेट होता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि यूट्यूब वाला आइडिया काम भी आएगा। और अब तो एक हफ्ता खत्म होने के लिए सिर्फ लास्ट डे बचा हुआ है, यानी कि मैं आयरन के साथ सिर्फ आज लास्ट दिन बिता सकता हूँ, बट कोई नहीं, उसके साथ बिताए हुए सारी यादों को मिस जरूर करूंगा। क्लासरूम में आयरन उससे कहते कि क्या सीट चेंज करना जरूरी है। राइडो से बताता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्रंट बेंच के स्टूडेंट्स तुम्हारे फ्रेंड्स जरूर बनेंगे। और रही बात हम दोनों की, तो हम दोनों लंच के टाइम पर और घर जाते टाइम तो मिल ही सकते हैं। उसी वक्त उनकी क्लास में एक न्यू टीचर आती है जो कि आज से उनकी क्लासेस लेगी। स्टूडेंट्स उस टीचर के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट और वियर्ड है। जब वो टीचर उस जगह में पढ़ा रही होती है उसकी नजर आयरन और राइडो के ऊपर जाती है जो कि दोनों के दोनों साथ में कुछ ज्यादा क्लोज बैठे हुए थे। वो सोचते कि सीरियसली ये दोनों की दोनों क्लास में डेटिंग कर रहे हैं, बट फिर उसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और इसके बाद वो वापस से पढ़ाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो इस बार आयरन राइडो की फैन में बैठी हुई थी। उस टीचर को लगता है कि उसी की आंखें खराब हो गई होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो फिर से उन दोनों की तरफ देखती है तो इस बार राइडो ने उसे अपने कंधे पर बैठाया हुआ था, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा इमोशनल डैमेज होता है क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी उम्र की हो चुकी है और टीचर भी बन चुकी है, लेकिन अभी तक उसे कभी ऐसा बंदा नहीं मिला और वो उस जगह से चले जाती है। लंच के टाइम पर राइडो आयरन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता वो टीचर कुछ ज्यादा ही अजीब सा बिहेव कर रही थी। आयरन उस जगह में कुछ भी एक्सप्रेशंस नहीं देती है। राइडो से पूछता है जब भी मैं तुमसे कुछ बात करता हूँ तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर लगता है कि तुम हमेशा सैड होगी। इसके बाद वो उसे उस जगह में हर तरह के एक्सप्रेशन सिखाने लगता है और आयरन की इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए राइडो से इमोशनल मूवी दिखाने के लिए ले जाता है, जिसे देखकर वो दोनों के दोनों उस जगह में रो देते हैं। लेकिन आयरन अभी भी सीरियस मुंह के साथ रो रही थी और राइडो चिल्ला चिल्ला के राइडो इस जगह में हर चीज ट्राई करता है आयरन को हंसाने के लिए और डराने के लिए, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कोई भी अंतर नहीं आया था पहले के मुताबिक। इसके बाद वो एक दिन आयरन के साथ जब गेमिंग जोन में जाता है तो आयरन को उस जगह में रैप सीडी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो जब उसके गाने सुनती है तो 24 घंटे उससे ही गा रही होती है। राइडो को आइडिया आता है क्यों ना मैं भी रैप सीख कर आयरन के साथ इसी लैंग्वेज में बात करूं। वो घर में भी माइक पकड़ कर रैप गा रहा होता है अपनी मॉम के सामने, लेकिन उसकी मॉम उसे इग्नोर कर देती है ये सोचते हुए कि शायद से उसका बेटा पागल हो चुका है। अगले दिन स्कूल में आयरन और राइडो दोनों के दोनों साथ में रैप गाते गाते बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त टीचर उन्हें पकड़ लेता है और साथ ही साथ उनका माइक भी छीन लेता है। यहाँ राइडो जब अपने घर में होता है तो वो अपनी बहन को देखता है जो कि स्पिनर के साथ खेल रही होती है। जब राइडो उससे स्पिनर के बारे में पूछता है तो उसकी बहन उससे कहती है कि तुम इसे रख सकते हो क्योंकि मैं इससे बोर हो चुकी हूँ। वेल, इसके बाद राइडो उस स्पिनर को लेकर स्कूल में जाता है तो आयरन उसे देखकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड जाती है उसके ऊपर और राइडो से उस स्पिनर को ले लेती है। यहाँ वो पूरे दिन भर उसे घुमा रही थी। इवन कि जब राइडो अगले दिन स्कूल में आता है तब भी आयरन उससे स्पिनर के साथ खेल रही थी। अंतर बस इतना था कि अब उसने बहुत सारी ट्रिक्स सीख चुकी थी इस चीज में। राइडो को लगता है कि अगर वो इसके ऊपर इतना फोकस करेगी तो कहीं मुझे अगर एक दिन छोड़ देगी तो उसी वक्त आयरन उसके पास आती है और उससे कहती है कि ये लो तुम्हारा स्पिनर वापस, मैं इससे बोर हो चुकी हूँ। यहाँ वो दोनों के दोनों साथ में मिलकर पार्क में बैठे होते हैं। उसी वक्त उस जगह में कुछ छोटे छोटे बच्चे आयरन को अपना लीडर कह रहे होते हैं। उन बच्चों को अपनी तरफ भागता हुआ देखकर आयरन राइडो के पीछे झुक जाती है और उन्हें बताती है कि परसों जब मैं यहीं पर ही स्पिनर के साथ खेल रही थी, ये बच्चे बस तब से मुझसे ट्रिक्स सीखना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि मैं स्पिनर की चैंपियन हूँ। अब जिस पर की राइडो समझ जाता है उसे क्या करना है, वो उन बच्चों को इस जगह से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चे उल्टा उसी के साथ मुंह चलाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम हमारे और उस लड़की के बीच में नहीं आ सकते, तुम होते कौन हो, क्या तुम इसके बड़े भाई हो। तभी उसी वक्त उस लड़के की दोस्त भी उस जगह में आ जाती है और वो उससे कहते हैं कि तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे को उस लड़की के लिए छोड़ा, कल की आई हुई लड़की के लिए तुम अपने बचपन की दोस्त को कैसे छोड़ सकते हो। उस लड़की के दोस्त का नाम एविन होता है। एविन उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करते रहते हो, जाओ अब इस जगह से। उसकी ऐसी बातों पर वो लड़की उस जगह से रोते रोते चले जाती है। इन सबका
सबका ब्लेम आयरन के ऊपर डालते हुए आयरन नीचे बैठती है और वो एरिन से कहते कि तुम्हें अपनी दोस्त के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, जाओ अब जाकर उससे माफी मांगो। वो लड़का उस जगह में तैयार हो जाता है और उस जगह से चले जाता है। वेल, इसके बाद आयरन काफी ज्यादा थक जाती है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कि हम उसी छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि अपने दोस्त एरिन को बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए सॉफ्ट टॉय को जीतने के लिए गेमिंग जोन में आई हुई थी। वो इस जगह में आयरन को भी नोटिस करती कि उसे भी वो टॉय चाहिए। वो पहले तो आयरन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने वाले दोस्त को पटाने की कोशिश करी थी। फिर वो इस जगह में आयरन को चैलेंज करते हैं, देखते हैं कि कौन इस जगह से इस टॉयज को निकाल पाता है। तो सबसे पहले वो लड़की उस जगह में अपने पैसों को डालकर हर टॉयज को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। वो उस जगह पे अपने काफी ज्यादा पैसों को डालती है, लेकिन एंड में वो एक भी नहीं निकाल पाते, जिस पर कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है। अब आयरन की बारी थी और वो पहले ही बच्ची में उन टॉयज को निकाल देती है, जिस वजह से उसके पास काफी ज्यादा टॉयज हो जाते हैं। आयरन उन सारे के सारे टॉयज को थैले में पैक करके उस लड़की को दे रही होती है, लेकिन वो लड़की उसका टॉय लेने के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि वो खुद से इस काम को करना चाहती थी। उसे आयरन की कोई भी मदद की जरूरत नहीं थी। वो अपने पास पड़ा हुआ लास्ट कॉइन डालकर फाइनली एक टॉय को निकाल लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है और उस जगह से आयरन को एटीट्यूड दिखाते हुए चले जाती है। जब वो लड़की खुश होकर रास्ते में जा ही रही होती है, वो सोचती है कि आयरन कितनी ज्यादा बेवकूफ है, वो स्पेशल वाला प्लशी भी तो ले सकती थी, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये स्पेशल वाला प्लशी उसने जरूर मेरे लिए छोड़ा होगा। यहाँ जब राइडो आयरन के पास आता है, वो उससे कहता है कि तुम फिर से इतने सारे प्लशीज जीत गए। अब जिस पर आयरन वो सारे के सारे प्लशीज राइडो को दे देती है और राइडो भी इसे एक्सेप्ट करके पिछली बार की तरह सारे प्लशीज को अपने बैग के चारों तरफ लगा देता है। एक दिन जब राइडो स्कूल में आता है तो आयरन राइडो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। वो सोचती कि ये चीज उसने पहले नोटिस क्यों नहीं करी, कहीं ये सब कुछ मेरे बनाए हुए टिफिन की वजह से तो नहीं हुआ। इसलिए इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो किताबों में रिसर्च करने लगते हैं। जब राइडो इस चीज को देखता है तो उसे लगता है कि शायद से आयरन अपना वेट लॉस करना चाहती है, बट उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती है। लेकिन उसकी मदद करने के लिए वो काफी सारी एक्सरसाइजेस को देखता है और सीखता है, जिससे कि वो बाद में आयरन को भी सिखा सकता है। काफी दिनों से ऐसी प्रैक्टिस करने की वजह से और डाइट मैनेजमेंट की वजह से राइडो एक बार फिर से नॉर्मल जाता है। तो आयरन नोटिस करती है कि वाकई में राइडो फिर से पहले जैसा हैंडसम हो चुका है। राइडो उससे कहता है कि मैं वेट लूज करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आयरन बताती है कि मैं वेट लूज अपने नहीं कर रही थी। अब उसी दिन क्लास में टीचर अनाउंस करती है कि उनके मिड एग्जाम्स आने वाले हैं, जिस बात को सुनकर राइडो अपने सर को पकड़ लेता है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल पर। आयरन उससे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और इसके बाद वो दोनों की दोनों लाइब्रेरी में भी और पार्क में भी, इवन की एक्स्ट्रा क्लासेस में भी दोनों के दोनों साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं। स्कूल बंद होने से पहले उनके क्लासमेट्स क्लास को साफ कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें लेट हो रहा होता है। अब जिस पर कि वो दोनों की दोनों भी उन लोगों की मदद करते थे। आयरन के ऐसे स्किल्स को देखकर राइडो सोचता है कि ये परफेक्ट हाउसवाइफ तो बनी सकती है। वेल, इसके बाद वो दोनों के दोनों स्टूडेंट्स उस जगह में उन्हें थैंक्स कहते हुए चले जाते हैं। यहाँ आयरन जब सेल्फ को साफ कर रही होती है, उसी वक्त वो सेल्फ उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन राइडो बीच में आकर उसे बचा देता है। स्कूल से जाने से पहले वो दोनों की दोनों लास्ट टाइम एक दूसरे का एग्जाम लेते हैं। इसमें आयरन के फुल में से फुल मार्क्स आते हैं, लेकिन राइडो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ला पाया था। एटलीस्ट वो फेल तो नहीं हुआ था पिछले बार की तरह, इसलिए वो आयरन को थैंक्स कहता है। जिस चीज को सुनकर आयरन उसके गले लग जाती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई जिंदगी में पहली बार तुम्हारी मदद करके। अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मांग सकते हो। अगले दिन स्विमिंग क्लास में टीचर सारे स्टूडेंट्स को पानी में एक्सरसाइज करने के लिए कह दिया। जिस बात को सुनकर राइडो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर पानी में कौन एक्सरसाइज करता है। तभी उसी वक्त वो आयरन को देता है, जो कि डाइविंग वाली कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी। राइडो उससे कहता है कि तुम्हें मालूम है ना, ये पूल इतना भी ज्यादा गहरा नहीं है, बट आयरन के लिए तो हो सकता है आई थिंक। एनीवेज, राइडो के कहने पर आयरन अपने सारे कपड़े उतार देती है और स्विमिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो पानी में छलांग मारती है, वो पानी में डूबने लगती है। राइडो उसे ऊपर लेकर आता है और उसे मालूम पड़ता है कि आयरन को तैरना नहीं आता। तभी उसी वक्त वो दोनों की दोनों नोटिस करते हैं आशिरा को, जो कि स्विमिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी, और उन दोनों के कहने पर आशिरा उन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती है। पहले वो उन दोनों को पानी में एक्सरसाइज कराती है और इसके बाद उन्हें सिखाने लगती है कि उन्हें कैसे स्विम करना चाहिए। इसके बाद आशिरा उन दोनों का टेस्ट लेने के लिए उन दोनों के बीच में मुकाबला कराती है।
अब जिस पर कि राइडो को लगता है कि वो तो आयरन से जीत ही जाएगा क्योंकि उसे ऑलरेडी स्विमिंग की बेसिक्स मालूम है। बट जब वो लास्ट पॉइंट में पहुंचता है तो वहाँ पर आयरन पहले से ही मौजूद होती है, जिस पर कि उसे लगता है कि शायद वो हार गया। अगला गेम वो दोनों की दोनों टेनिस का खेलते हैं। राइडो इस बार ठान लेता है कि वो आयरन से जीत कर ही रहेगा, पर नहीं, वो पहले वाले गेम्स को हार गया हो। उसे मालूम था कि आयरन टेनिस खेलना नहीं जानती है। वो उस जगह में अपनी बॉल को पकड़कर अच्छा निशाना मारकर आयरन की तरफ फेंकता है जो कि सीधा जमीन में गिर जाती है और राइडो का एक पॉइंट हो जाता है। बट उसी वक्त आयरन उस जगह में उसकी बॉल को पकड़कर वही ट्रिक का यूज करती है जो कि राइडो ने करा था, जिस पर कि उसका एक पॉइंट हो जाता है। और वो दोनों के दोनों ऐसे ही कर रहे थे, इसलिए उन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पा रहा। वो स्कूल से आते वक्त गेमिंग जोन में जाते हैं साथ में गेम्स खेलने के लिए। वहाँ पर राइडो बॉल थ्रोइंग गेम को खेलने का डिसीजन लेता है। वो पास पर ही बड़ी बॉल को उठाता है और आयरन की तरफ देखता है। उसे लगता है कि शायद से आयरन इस वाले गेम में एक्सपर्ट हो सकती है क्योंकि वो हमेशा गेमिंग जोन में ही रहती है। लेकिन उसी वक्त आयरन उस बॉल के साथ जमीन में गिर जाती है क्योंकि फोर्स के लिए काफी ज्यादा भारी थी। राइडो उसे खड़ा करता है और उसे पहले ट्राई करने के लिए कहता है। आयरन उस जगह में अपनी बॉल को हल्का ही फेंकती है, बट वाकई में वो सारे बॉल्स को नीचे गिरा देती है। राइडो भी अपनी बॉल को उस जगह में फेंकता है इस उम्मीद में कि वो तो इस काम को कर ही सकता है, लेकिन उसकी बॉल दूसरी तरफ चले जाती है और उसका एक भी पॉइंट नहीं होता। घर जाते वक्त उनकी नजर ग्राउंड में पड़े बास्केटबॉल के ऊपर जाती है। राइडो उससे कहता है कि क्यों ना लास्ट टाइम ये वाला मैच हो जाए, क्योंकि उसे मालूम था कि वाला मैच तो वो जीत ही सकता है। आयरन हाइट में काफी ज्यादा छोटी है और वो नेट तक नहीं पहुंच पाएगी। होता भी यही है, वो आयरन से जीत जाता है और काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वो दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि कल भी वो साथ में गेम्स खेलेंगे। अगले दिन हम उन दोनों को गेमिंग जोन में देखते हैं जहाँ पर कि वो ज़ॉम्बीज़ को हरा रहे होते हैं। राइडो तो पहले ही मारा जाता है और अब उसके पास पैसे भी नहीं थे ज्यादा गेम्स खेलने के लिए। आयरन को जो हम देखते हैं उससे ज़ॉम्बीज़ बास्केटबॉल की तरह उछाल रहे होते हैं। उसी वक्त आयरन अपने वेपन को बाहर निकालकर उन सारे ज़ॉम्बीज़ की गर्दन उड़ा देती है। गेम खत्म होने के बाद वो दोनों के दोनों साथ में बैठकर जूस पीने लगते हैं। उसी वक्त आयरन उससे कहती है कि मैं वॉशरूम करने जा रही हूँ और रेडो दूसरी तरफ बाकी गेम्स को देखने के लिए चले जाता है। उसे प्लशीज वाली मशीन के सामने आयरन खड़ी हुई मिलती है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आयरन ने उससे कहा था कि वो वॉशरूम जा रही है, लेकिन असल में उसे तो ये सॉफ्ट टॉयज चाहिए, जिस पर कि राइडो उसके लिए उस सॉफ्ट टाई को निकाल देता है। उस चीज को पाकर आयरन काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन लेडो को लगता है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ तो है। पहले के अकॉर्डिंग ये बहुत तेज बोल पा रही है और इवन गिफ्ट के एक्सप्रेशंस भी नॉर्मल बंदे के तरह ही है। ये मेरी आयरन नहीं हो सकती। उसी वक्त आयरन भी वॉशरूम से आ जाती है और यहाँ पर रिवील होता है कि असल में ये दूसरी वाली लड़की आयरन की जुड़वा बहन है। रेडो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है उन दोनों को देखकर। आयरन की बहन उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर प्रैंक कर रही थी। आई तो सोचते कि दोनों की दोनों बहनें इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं रहेगी, एक के साथ एक फ्री। अब अगले सीन में हम उन दोनों को घर जाते वक्त देखते हैं जहाँ पर कि राइडो को ठंड लग रही होती है। अब जिस पर कि आयरन उसके गले लग जाती है उसे गर्म करने के लिए, जिस पर कि राइडो उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ा दूर हटोगी, जिस चीज पर आयरन खंबे के पीछे जाकर छुप जाती है। राइडो उससे कहता है कि इसने इतना भी नहीं कहा था। घर में हम आयरन और उसकी जुड़वा बहन को देखते हैं जहाँ पर कि उसकी बहन उसके ड्रेसेस को पहन रही होती है। फिलहाल ये तो हर घर की कहानी है। अगले दिन स्कूल में लंच के टाइम पर आयरन अपना लंच लाना भूल गई थी। आयरन उससे कैंटीन चलने के लिए कहती है। राइडो उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक भी है, उतनी भीड़ में तुम कैसे घुसोगी, और वैसे भी वो लोग तुम्हें पिचका देंगे। होता भी वही है। अब जिस पर की राइडो उसे अपने सर पर बैठाकर लाइन में सबसे आगे लग जाता है, लेकिन वहाँ लोग उनसे भी ज्यादा तेज तेज से चिल्ला रहे होते हैं, जिस पर की आयरन की आवाज तो थोड़ी सी भी नहीं सुनाई दे रही थी, जिस वजह से लोग उन्हें पीछे धक्का देने लगता है। उसी वक्त आयरन अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करके सबसे आगे जाकर उस ट्रैक को ले आती है, लेकिन आयरन अभी भी खुश नहीं थी, तो राइडो उसे अपना टिफिन दे देता है क्योंकि वो ज्यादा खाती है। बट उसी वक्त उस जगह में एक डॉग आ जाता है जिसे देखकर राइडो डर जाता है, लेकिन आयरन उससे बताती है कि ये उसका असिस्टेंट है क्योंकि उस डॉग के मुंह में आयरन का ही टिफिन पड़ा हुआ था। इसके बाद वो उस जगह में अपना लंच खाने लगता है। हम उस पार्क में उसी छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसे लगता है कि आयरन वापस से इस जगह में उसके दोस्त को उससे छीनना चाहती है, इसलिए वो छोटी बच्ची उसके पास आकर उससे कहती है कि क्यों ना देखे हम दोनों में से किसका टिफिन सबसे ज्यादा अच्छा है। ये टिफिन उस लड़की ने खुद से बनाया था जो
आयरन और लाइडो उस जगह में उसके टिफिन को टेस्ट करते हैं तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार था, लेकिन वो तब भी उसकी तारीफ करते हैं। और जब वो लड़की आयरन का बना हुआ टिफिन टेस्ट करती है तो उसे वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उस जगह में आयरन को कह देगी क्या तुम मुझे ऐसा टिफिन बनाना सिखा सकते हो, क्योंकि वो बड़े होकर अपने दोस्त के लिए ऐसी अच्छा खाना बनाना चाहती है। पहले तो लाइडो और आयरन दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन अगले सीन में हम उन दोनों को किचन में देखते हैं जहाँ पर ही आयरन उसे अच्छे से टिफिन बॉक्स बनाना सिखाती है। इसके बाद वो अपना बनाया हुआ टिफिन उस जगह में उस लड़की को दे देती है। इसके बाद वो लड़की जाते वक्त आयरन से कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी, मैं वैसे भी तुमसे ज्यादा अच्छा टिफिन बना लेती हूँ, और वो उस जगह से उस दरवाजे को पटकते हुए भाग जाती है। लाइडो आयरन से कहता है कि तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आजकल के बच्चे काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। आर्ट की क्लास में उनके टीचर उन्हें स्केचिंग करने के लिए दे दिया। अब वो दोनों के दोनों स्केच बनाने लगते हैं बाहर बेंच में बैठकर। उसी वक्त वो छोटी बच्ची उसके पास आती है और वो आयरन से कहती है कि तुमने उस खाने में क्या डाला था, तुम्हारे वजह से मेरे दोस्त एरिक की तबीयत खराब हो चुकी है। उस लड़की का नाम टोपा होता है। राइडो उससे कहता है कि क्या मतलब कि तुमने उसे आयरन का दिया हुआ खाना खिलाया था, वो तो परसों की बात है ना, तुमने उसे खाना एक दिन बाद खिलाया तो इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि एक दिन पुराना खाना खराब हो जाता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि अपना ब्लेम आयरन के ऊपर मत डालो। टोपा काफी ज्यादा हैरान होती है और इस जगह में उसे अपनी गलती महसूस होती है। यहाँ दूसरी तरफ वो दोनों के दोनों आर्ट क्लास में, यहाँ वो दोनों के दोनों अपने आर्ट असाइनमेंट के लिए स्केचिंग छोड़कर स्टैचू बनाने लगते हैं। राइडो काफी ज्यादा हैरान होता है कि आयरन इतना बड़ा स्टैचू किस लिए बना रही है, तो हेल्म से कहते हैं कि तुम बाद में देखना मैं क्या बनाती हूँ। काफी दिनों तक उस प्रोजेक्ट में काम करने के बाद एक दिन राइडो को स्टोर रूम से आवाज आती है कुछ चीज करने की, और जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर आयरन जमीन में पड़ी हुई थी। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उस जगह में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, और कहीं अब उसे जिंदगी भर अकेला ना रहना पड़े, और उसे पुलिस उठाकर ले गई। तो फिर इसी के साथ इसका पार्ट यहीं पर ही एंड होता है।